कुछ नियम कानून बताए गए हैं आरसीआई में। और पीडब्ल्यूडी एक्ट में 21 टाइप की डिसेबिलिटी है। पीडब्ल्यूडी में जो है कुल 7 टाइप की डिसेबिलिटी थी और नेशनल ट्रस्ट में कुल 4 टाइप की डिसेबिलिटी है ना। इसके अंतर्गत बताया गया है भारतीय न्यास अधिनियम दिव्यांगता के क्षेत्र में बेसिकली 4 डिसेबिलिटी के बारे में बातचीत करता है। भारतीय न्यास हम इसको बोलते हैं, या आप ये भी कह सकते हो न्यास ट्रस्ट 1999 है ना। और ये आपको ध्यान में रखना होगा भारतीय न्यास ट्रस्ट के, ठीक है। इसमें 4 टाइप की कौन कौन सी डिसेबिलिटी है। एक आपकी आती है, वो भी आप चाहो तो नोट कर लो, मल्टीपल डिसेबिलिटी आती है। एक आती है आपके एएसडी ऑटिज्म, और एक आती है सेरेब्रल पॉलिसी, और एक आती है आईडी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये 4 टाइप की डिसेबिलिटी आती है इसमें, ठीक है। क्लियर है बच्चों, बताइए आप, क्लियर है ना। हाँ, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 4 टाइप की इसमें डिसेबिलिटी होती है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारे सामने ये सवाल है, और एक बार मुझे ज़रा बताइएगा आप सभी लोग, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने समाजकार्य के स्नातक पूर्व पीएचडी पाठ्यक्रम सबसे पहले प्रारंभ किया है। 91 नंबर का सवाल, बताइए। टाटा समाज नहीं, यहाँ सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा कि प्रश्न पूछा कि वह कौन सा विश्वविद्यालय है जो समाज कार्य में स्नातक पूर्व यानी स्नातक से पहले और पीएचडी पाठ्यक्रम सबसे पहले स्टार्ट किया है, तो वह आपका लखनऊ विश्वविद्यालय है, ठीक है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो जाएगा वो बी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, लखनऊ यूनिवर्सिटी माना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। हो सकता है ये मेडिकल सोशल वर्क में DSSB प्लस में ESIC या उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क में आप लोगों से ये प्रश्न हो सकता है, रिपीट हो सकता है यूजीसी में भी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करेंगे, एक सवाल और लेंगे हम लोग यहाँ पर। और ये जो सवाल है कहता है कि बाल दास्ता के विरुद्ध दक्षिण एशियाई सम्मेलन सब किससे संबंधित हो सकता है। अगला सवाल हमारे सामने, प्लीज बताइए, बताइए बाल दास्ता के विरुद्ध दक्षिण एशियाई सम्मेलन किससे संबंधित है। कैलाश सत्यार्थी, ओके ओके। यहाँ सही जवाब जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी। देखिए आपको बता दूं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है ये बेसिकली क्या है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसी को हम लोग इन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, दक्षेय कहते हैं। दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। कितने देशों का, 8 देशों का आर्थिक, हाँ, राजनीतिक संगठन का है ये, ठीक है। ये बेसिकली इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं तो 8 दिसंबर सन 1985 में इसकी स्थापना हुई। भारत आता है और पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका और नेपाल, मालदीव, भूटान, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और क्या हो सकता है बताइए, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो ये 8 देश जो है
इसमें आते हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है जी? काठमांडू जी। हाँ बोलिए बोलिए। देखिए यहाँ कैलाश सत्यार्थी से नोबेल पुरस्कार से तो बात नहीं हो रही है, फिर भी अगर हम बात करते हैं, ओके ओके, देखो कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और इन्हें जो सम्मानित किया गया है सन 1996 में, 1996 में। हाँ, और 1986 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति का पुरस्कार मिला मिला है नोबेल शांति का पुरस्कार भी उनको दिया गया है। ठीक है, नोबेल शांति का पुरस्कार जो है बच्चों के और युवाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष और उनकी शिक्षा के अधिकारों के लिए संघर्ष के लिए जब उन्हें मिला था तो वह 2014 में मिला था, 2014 में मिला था। ठीक है, तो संयुक्त अगर हम बात करें मेनू जो है, तो नहीं यहाँ पे आप ना 2014 ही लगाइए, 1996 मत लगाइएगा, 2014 ही लगाइएगा। ठीक है, 2014 लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि हाँ बच्चों के श्रमिकों से मुक्त कराना, पुनर्वास, शिक्षा आदि क्षेत्रों से लेकर कार्यों के लिए जो बातचीत हुई है वो जिक्र किया जाता है 2014 का ही बच्चों के संबंध में। तो और बाल है, बिल्कुल है, इंग्लिश में भी है, साउथ एशियन। ठीक है, कोलिशंस फॉर चाइल्ड जो है सर्विट्यूड इज एसोसिएटेड विथ कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। हाँ, अगला सवाल देखिए जरा एक बार। प्रश्न कहता है किस देश के ऐसे व्यक्तियों का समूह जिनका इतिहास सतही हो, जिनके नाम, भाषा, भूभाग एक से हो, जो मजबूत नातेदारी के बंधन से बंधे हो, जिनमें अंतर्विवाह होता हो, और जिनकी विशिष्ट प्रथा हो, अनुष्ठानिक क्रियाएं और आस्थान हो, उन्हें आप क्या नाम देंगे? ग्रामीण समुदाय, जनजाति? सेकंड आप जवाब दे रहे हैं और ये सही जवाब है जनजातीय समुदाय। जनजातीय समुदाय की एक प्रकार की परिभाषा है ये कि नाम, भाषा, भूभाग एक ऐसे हों जहाँ पे मजबूत नातेदारी के बंधन में बंधे हो और अंतर्विवाही होता है और विशिष्ट प्रथा होती हो, अनुष्ठान क्रियाएं होती हों, आस्थाएं होती हों, वह परिपेक्ष रिलेट कराता है जनजातीय समुदाय। और ऑप्शन नंबर आपका बी यानी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पे, है ना। अगला सवाल, इस पीडीएफ को फिर आप लोगों को भी सेव करके इसको शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, देखिए सामाजिक स्तरीकरण के प्रकारात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन, बहुत आसान सा सवाल, बताइए सामाजिक स्तरीकरण के प्रकारात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक। ओके, हम्म, टीवी बोटोमोर। ओके, इंग्लिश देख लो। फंक्शनल थ्योरी है ये, है ना। द फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज अल्ट्रीब्यूटेड। चलिए देखिए इस बात को ध्यान सुनिएगा, जब हम बात करते हैं किंग्सले डेविस का नाम, एक बात ध्यान से समझिएगा यहाँ पे सभी लोग, हम लोग बात करते हैं किंग्सले डेविस का नाम प्लस विल्बर्ट मुर्रे का नाम, विल्बर्ट मुर्रे का नाम, तो इसके पिता कहे जाते हैं, यानी आप जनक भी कह सकते हो, है ना, पिता या जनक बोल सकते हो, करेक्ट बात है। अब इन्हीं के द्वारा स्तरीकरण के कार्यात्मक सिद्धांत से पता चलता है कि सामाजिक असमानता समाज के लिए कार्यात्मक है।
क्योंकि वे सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों को उन नौकरियों पर कब्जा करने के लिए प्रदान करते हैं जो समाज के व्यवस्थित रखरखाव के लिए आवश्यक हो। तो यहाँ बताइए ऑप्शन आपका सेकंड सही होना चाहिए या कोई और? बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन आपका जो जाएगा वो आपका करेक्ट माना जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। भूलिएगा मत। परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सवाल कई बार रिपीट हुआ है ना, एक दो बार रिपीट नहीं हुआ, कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण को बिहार पे रखते हुए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, सही जवाब इसका यही होगा। देखिए स्तरीकरण का भाव रिप्रेजेंट करता है स्तर, यानी अगर हम बात स्तर व स्तर व वर्गों में किसी चीज को, वर्गों में किसी चीज को व्यवस्थित करने या व्यवस्थित करने की क्रिया, या आप कह लीजिए व्यवस्थित करने की क्रिया। ठीक है, ये एक प्रकार से स्तरीकरण की परिभाषा बन जाएगी, है ना। हालांकि इसको कई भागों में डिवाइड किया गया, जैसे ये स्थिति समूह के आधार पे, वर्ग प्रणाली के आधार पे, जाति प्रथा, जाति व्यवस्था के आधार पे, संपत्ति प्रणाली के आधार पे, है ना। कई भागों में डिवाइड किया, मुख्य रूप से चार होते हैं इसके। तो आप चाहो तो लिख सकते हो, संपत्ति पहला, दूसरा जाति, तीसरा वर्ग, चौथा स्थिति। ठीक है, ये चार टाइप आप दर्शा सकते हो कि इसके आधार पे ये इसके क्लासिफिकेशन से है। ठीक है, इसके क्लासिफिकेशन से है। ठीक है, वहीं बोलिए। स्थिति, पोजीशन, हाँ सिचुएशन भी बोल सकते हो। हाँ, अरे भाई इतना तो इंग्लिश वगैरह आनी चाहिए कि भाई इसकी कोई बात नहीं, लेकिन समझने का प्रयास करें किसी चीज़ को, है ना। देखो ये सब तो पोजीशन, कंडीशंस, स्थिति बताती है, संपत्ति प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं, है कि नहीं। सिंपल सी बात है ना। चलिए आगे बात करते हैं, ये सवाल आपको ध्यान रखना होगा। अगला सवाल देखिए। देखिए दुर्खिम ने आत्महत्या का अध्ययन किया है, ये बात आप सबको पता है। तो इससे हमें समझने में सहायता मिलती है। तो जरा बताइए किस चीज़ को समझने में सहायता मिलेगी आपको दुर्खिम के परिप्रेक्ष्य में ये। और ये क्वेश्चन नंबर 95 है, इंग्लिश भी दिखा दूंगा। व्यक्ति पर समाज का नियंत्रण, समाज पर व्यक्ति का नियंत्रण, विभिन्न समुदायों पर आत्महत्या की दर, समाज की सामाजिक एकता का स्तर, ये चार पॉइंट है। एक नंबर कह रहे हो, ओके। इंग्लिश देखिए जी। दुर्खिम देखिए इन्होंने स्टडी किया भाई सुसाइड को लेकर, डज हेल्प अस द अंडरस्टैंड। बताइए जरा, सोसाइटी को ध्यान में रखा है, इंडिविजुअल को ध्यान में रखा है, सुसाइड रेट पर ध्यान रखा है, डिग्री ऑफ सोशल इंटीग्रेशन पर ध्यान रखा है जी। एक तो देखिए व्यक्ति पर समाज का नियंत्रण, पहला आपका सही है। समाज के सामाजिक एकता के स्तर पर भी आपका डी आपका यहाँ पे करेक्ट है। समाज पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं और विभिन्न समुदायों पर आत्महत्या की दर। तो ए और डी को आप लगाइए, और ए और डी ऑप्शन में आप अगर बात करेंगे तो थर्ड है। ये आत्महत्या का कॉन्सेप्ट बेसिकली दिया है। ठीक है, दुर्खिम की अगर हम बात करें तो दुर्खिम ने आत्महत्या का अध्ययन किया है। इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है। समाजशास्त्री एक विद्वान है। सन 1857 में, सॉरी 97 में, 1897 में द सुसाइट करके इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था ना। इसी के नाम से एक अनोखी रचना की किताब
जो है लिखी गई और आत्महत्या का एक सामाजिक घटना के बारे में इन्होंने फिर बताया। आत्महत्या व्यक्तिगत व्यापार की उपज नहीं मानी जाती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आत्महत्या का सामाजिक तत्व या कारक के रूप में अगर हम बात करें तो दुर्खिम ने एक बात कहा था कि सामाजिक या सामाजिक शास्त्रीय खोज में भौतिक कारण मिलते हैं, इसलिए आत्महत्या का मुख्य तत्व जो माना जाता है वो सामाजिक माना जाता है, ऐसा उनका कहना था दुर्खिम का, है ना। तो सामाजिक आत्महत्या का सामाजिक सिद्धांत जो है बेसिकली इस्माइल दुर्खिम का ही नाम आता है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको ध्यान में भी रखेंगे, है ना। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं आत्महत्या के साथ साथ इनके कई जो है इसमें टाइप बताए गए और तीन टाइप थे। एक टाइप था इनका अहम आत्महत्या और अहम आत्महत्या को इन्होंने क्या बोला, अहंकारी आत्महत्या बोला। दूसरा टाइप बताया अस्वाभाविक, है ना, क्या बताया, अस्वाभाविक आत्महत्या बताया और इसे कहा गया एनोमी। ध्यान रखिएगा ये जो मैं ब्रैकेट में शब्द लिख रहा हूँ अहंकारी और एनोमी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये परीक्षा में आते हैं। तीसरा इन्होंने बताया था परमार्थ। परमार्थ आत्महत्या को बोला गया परमार्थवादी, ठीक है, ये परमार्थवादी आत्महत्या। अब ये जानना जरूरी है कि इसमें कौन कौन से लोग आ रहे हैं, समझना बहुत जरूरी। देखिए दुर्खिम ने जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसका समूह या समाज त्याग कर रहा है, समूह या समाज क्या कर रहा हो बताइए, त्याग कर रहा हो, बात को ध्यान रखिएगा। जब समूह और समाज उसका त्याग कर रहा हो, घृणा कर रहा हो, बहिष्कार कर रहा हो और उसके आत्महत्या को आकर्षित करता है तो ऐसी स्थिति वह आत्महत्या के लिए प्रेरित हो जाता है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अहम आत्महत्या या अहमकारी बोलते हैं। दूसरा है अस्वाभाविक। देखिए बात को समझिए, अस्वाभाविक आत्महत्या का मतलब सिंपल सी बात है। दुर्खिम ने कहा अस्वाभाविक आत्महत्या व्यक्ति के जीवन में एक बार परिवर्तन से अस्वाभाविक आत्महत्या का कारण उत्पन्न होता है। बात को समझिए, जब किसी व्यक्ति के सामने एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे वह अनुकूलित ना हो पाए, लगातार मानसिक तनाव उत्पन्न होता जा रहा हो जिससे वह आत्महत्या पर अग्रसर हो जाए। जैसे अगर मैं बात करूं एकाएक दिवालिया का हो जाना, बड़ी लापरवाही का हो जाना, अत्यधिक अभिशाप या दुख का हो जाना, व्यक्ति पर आत्महत्या करना अस्वाभाविक आत्महत्या को दर्शाने लगता है, इसी को एनोमी आत्महत्या कहा जाता है। तीसरा परमार्थ आत्महत्या, ध्यान दीजिएगा, परमार्थ आत्महत्या में व्यक्ति के लिए आत्महत्या करता है, व्यक्ति के लिए आत्महत्या करता है। दुर्खिम के अनुसार ये कहा कि जब किसी व्यक्ति के समाज के साथ अतिशय संबंध हो जाता है, अतिशय का मतलब जानते हैं, प्लीज बताएं, अतिशय, ओके, हाँ बहुत ज़्यादा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब, अत्यधिक या बहुत ज़्यादा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अतिशय का तात्पर्य होता है बहुत ज़्यादा या अत्यधिक, ठीक है। तो पर इसमें जब अतिशय संबंध हो जाता है मतलब अधिक संबंध बन जाते हैं, अत्यधिक संबंध बन जाते हैं, तो व्यक्ति अपने समाज के लिए आत्महत्या और आत्मबल करता है। और इस तृतीय श्रेणी में समाज को वैश्विक एकता का दर्शन माना जाता है। जैसे अगर हम बात करें भारत में राजपूत रानियां राजपूत गौरव को बनाए रखने के लिए आग में कूदकर सामूहिक आत्महत्या, जिसको हम बोलते हैं जौहर कर लेना। दुर्खिम ने इसी संबंध को बताया कि यह घोर परमार्थ के कारण आत्महत्या को और जो है परमार्थी आत्महत्या की तरफ बढ़ जाते हैं। इसमें भी तीन टाइप बने, परमार्थ में भी तीन टाइप बने। परमार्थ को तीन टाइप में क्या कहा गया, एक को कहा गया अनिवार्य परमार्थ, दूसरों को बोला गया ऐच्छिक परमार्थ, तीसरे को बोला गया उग्र परमार्थ। देखिए अनिवार्य परमार्थ में दुर्खिम ने कहा कि व्यक्तिगत सामाजिक और धार्मिक धर्म के आधार पर आत्महत्या होती है। समाज और धर्म इतना भिन्न हो जाता है कि वह अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। दूसरा ऐच्छिक परमार्थ में व्यक्ति की इच्छा इस बात का निर्णय करती है कि वह आत्महत्या करे या ना करे, वह ऐच्छिक आत्महत्या का पार्ट बन जाता है। जब किसी व्यक्ति में कोई निंदी काम होता है, कोई निंदनीय काम किया होता है जिससे उसके और उसके परिवार के मुखिया को शर्म आती है, तो उसके अंदर यह भावना पैदा हो जाती है कि परिवार और समाज उससे आत्महत्या की मांग कर रहा है, तो इसलिए उसे ऐच्छिक
परमार्थ आत्महत्या कहते हैं। तीसरा उग्र है। दुर्खिम ने कहा कि उग्र परमार्थ आत्महत्या में व्यक्तिगत बलिदान और संपूर्ण सुख और आनंद प्राप्त करने के लिए अपने को मार डालता है। जब किसी व्यक्ति का यह उद्देश्य होता है कि मृत्यु ही मोक्ष है, वह आत्महत्या करके मोक्ष को पाना चाहता है, तो इस कंडीशन में वह अपना जीवन समाप्त कर लेता है, उसे कहा जाता है उग्र परमार्थ आत्महत्या। तो ये शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल हमारे सामने कह रहा है आपसे, सिद्धांत एक तरफ दिए गए हैं, एक तरफ प्रतिपादक IMP के रूप में आप लोग इसे नोट करिएगा। चक्रीय सिद्धांत, देखिए मैंने पहले भी आप लोगों को इसके बारे में बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर बताइए प्लीज एक बार, सिराज 96। क्वेश्चन नोट करते हो आप लोग? क्या करो। चक्रीय सिद्धांत में किंग्सले डेविस और विल्मर मुर्रे का नाम आता है। अच्छा, ये करेक्ट होगा कि ये करेक्ट है जी? अच्छा, एक का टर्न भी। ओके ओके। डी का द्वंदात्मक में क्या आ जाएगा? कार्ल मार्क्स और डोनाल्ड और रेखी में ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। तो बताइए जरा, 2, 4, 1, 3 किस में है भाई? ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे, है ना। देखिए अभी मैंने बताया प्रकारात्मक के बारे में कि किंग्सले डेविस और मुर्रे जो है इसके जनक कहे जाते हैं। द्वंद्व में, संघर्ष में कार्ल मार्क्स, डोरेनडार्फ का नाम आता है, ये पहले ही बता रखा मैंने। रेखीय में पहले ही बताया, अगस्त काम्टे का नाम है। चक्रीय भी बता चुका है, ए टर्नबी का नाम आता है। बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़िए। परीक्षा और पैरोल किसके रूप में होता है? बिल्कुल बढ़िया, अच्छा सवाल है भाई। परीक्षा और पैरोल किसके रूप में होता है? मैंने अभी हाल ही पढ़ाया है। बिल्कुल, कारावाह दंड होता है। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। यूनिट नंबर 10 का पार्ट है ये, यूनिट 10 का ये क्वेश्चन है। देखना पेपर में आप लोग को वही सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है, जो जो आप लोगों ने स्टडी किया है ना। हितकारी विश्लेषण क्या होता है बताइए? हितधारी विश्लेषण क्या होता है? इंग्लिश दिखा दो। जो लगेगा भी कि मुझे भी लगेगा कि आपको थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है ना। होल्डर एनालिसिस इन्वॉल्व, बताइए। चलिए आप देखिए हिंदी भी। देखिए यहाँ प्रश्न है ये, अनुकूलन और प्रतिकूल, अनुकूल और प्रतिकूल परियोजना के विभिन्न प्रतिभागियों के बीच संबंधों का विश्लेषण ही हितधारी विश्लेषण कहलाता है। पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। हितधारी जो स्टॉक होल्डर एनालिसिस होता है उसमें अनुकूलन परिस्थिति और प्रतिकूलन परिस्थिति, इन परियोजनाओं के विभिन्न प्रतिभागियों के बीच में संबंधों का विश्लेषण होता है और वही क्या कहलाता है? स्टॉक होल्डर कहलाता है। ऑप्शन आपका पहला ही करेक्ट जवाब होगा यहाँ। मैंने कई बार बताया भी आपको स्टेक होल्डर के बारे में, है ना। 99 नंबर का सवाल हमारे सामने आपके सामने कहता है, निम्नलिखित में से बताइए पारंपरिक प्रशासन का विशेषता नहीं है भाई, बताइए। नहीं है। देखिए केंद्रीय निर्णय लिया जाना, प्रतिभागी पूर्ण योजना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, सरकारी कार्यों को अपेक्षाओं को पूरा करना, जो विधिक अपेक्षाओं को पूरा करना। देखो पारंपरिक प्रशासन की विशेषता, पारंपरिक प्रशासन जो होता है वो बेसिकली सरकारी कार्यों के विधिक अपेक्षाओं को पूरा करने में बेसिकली विशेषताओं को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो मैं इसलिए आपसे कहूँगा कि जो ऑप्शन नंबर आपका पहला है, जहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये ऑप्शन आपका पहला कट हो रहा है, ठीक है। देखिए
रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट, है ना, ऑपरेशनल। बाकी देखो, अगर हम बात करें तो सेंट्रलाइजेशन की बात करता है, डिस्कशन की बात करता है ना, पार्टिसिपेशन की बात करेगा, ठीक है, मेंटेनेंस की बात करेगा। देखिए ये पॉजिटिव शब्द हैं तीनों, है ना। नीचे का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा यहाँ पर। कीवर्ड को ध्यान रखो, परीक्षाओं में बेसिकली क्या होता है, हम इंग्लिश इसीलिए देखते हैं कि हमें याद आ जाती है कीवर्ड्स, मेन मेन चीज़ें याद आ जाती हैं, है ना। यहाँ पे ऑप्शन आपका जो जा रहा है, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 जाएगा यार, सॉरी थर्ड माना है आयोग ने। 1 मिनट देखने दो फिर ढंग से, 1 मिनट रुक जाओ। पारंपरिक प्रशासन की विशेषता नहीं है, सरकारी कार्यों को विधिक उपेक्षा को पूरा करना, केंद्रीय निर्णय को लेना, प्रतिभागी पूर्ण योजना बनाना, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है, इसको आप ना छोड़ दीजिए, है ना। जो कल जब क्लास होगी आफ्टरनून वाली 1 PM में आप मुझे बताइएगा, मैं इसको एक बार बता दूंगा, ठीक है। एक बार देख के, ठीक है, इसका कंटेंट एक बार मुझे लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले में देखो, इंग्लिश वाले में मैंने 4 बता दिया, हिंदी वाले में पहले बता दिया, है ना। अच्छा, पहला यहाँ पे भी बताया है, ठीक है। चलो कोई नहीं, मैं इसको देख के बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको हटा दूँ, एलिमेंट कर दूँ, कहाँ चला गया। बताइए, पोष कार्ब है प्रशासन, बिल्कुल सही जवाब, पोष कार्ब प्रशासन का सिद्धांत होता है। ऑप्शन ए किसने दिया है ये, चलो बहुत बढ़िया, पता है यानी आपको। अब ये देखिए, हमारे सामने कुछ सवाल हैं गद्यांश वाला, है ना। मैं आप लोगों को यहाँ पे बता भी देना चाहता हूँ, गद्यांश के सवाल को आप किस तरीके से इजीली सॉल्व करेंगे, है ना। देखिए, ये मैं इस साइड आता हूँ जहाँ गद्यांश के क्वेश्चंस आप इजीली तरीके से सॉल्व कर सकें, है ना। थोड़ा सा समय दीजिए मुझे। यहाँ देखिए, देखिए जब भी आप परीक्षा में गद्यांश जैसे सवालों को आप सॉल्व करेंगे तो उस सवाल के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक होते हैं, ठीक है। उन ट्रिक को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ेंगे, ठीक है। प्रश्न को आपको पढ़ना होगा, ठीक है। प्रश्न पढ़ने के तत्पश्चात आप जो गद्यांश दिए गए हैं, ठीक है, जो पैराग्राफ में या जो गद्यांश दिया गया है उस गद्यांश में आप उत्तर को ढूंढने का प्रयास करेंगे, ठीक है, उत्तर ढूंढेंगे। ये काम आप करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जैसे कि किसी क्वेश्चंस में अगर आपको सबसे बड़ा कोई ऑप्शंस लिखा हुआ है, सबसे बड़ा कोई ऑप्शन अगर है तो उस ऑप्शन को आप सत्य करिएगा। हमेशा बेसिकली वो सत्य माना भी जाता है जो बड़ा ऑप्शन हो, ठीक है। और यहाँ आपको बता दूँ, जब कभी भी किसी ऑप्शन में आपको ऑप्शन दिया हो A+B+C, ठीक है, मान लो जैसे अगर मैं आपसे कहूँ ऑप्शन दिया होता है कुछ इस तरीके से, ए ऑप्शन होगा, ए में ए है, बी में बी है, सी में ए और बी है, ठीक है, डी में आपको मान लो सी है, या मान लीजिए यहाँ पे मैंने बी के बजाय मैंने सी लिख दिया, ठीक है, ए और सी है। तो ऐसे में बेसिकली जो सही जाता है वह ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट होगा, जहाँ पे 2 ऑप्शनों की प्राथमिकता दी जा रही होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 ऑप्शन की प्राथमिकता, ठीक है, प्राथमिकता जहाँ पे दी जाती है,
ठीक है, तो आप इसको सही करने का प्रयास करेंगे, ये एक ट्रिक रहेगा। दूसरा, आपको यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे किसी ऑप्शन में उपरोक्त सभी हैं, उपरोक्त सभी हैं, उसको आप लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और ये देखो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, अब पता चले कि अगर आपके पास समय है तो आप पढ़ के जवाब दीजिए। ट्रिक क्या होता है, समय की बचत करता है कि हमसे कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, हैं, हमसे कोई क्वेश्चन छूटे ना, इसलिए हम वहाँ पे ट्रिक को फॉलो करते हैं। ठीक है, ट्रिक में जब कभी भी लिखा हो अभिकथन और कारण करके, अभिकथन और कारण करके, तो वहाँ पे दोनों को सही करिएगा, और ऑप्शन में अगर व्याख्या हो तो उस व्याख्या वाले को भी पहले प्राथमिकता दीजिएगा, व्याख्या वाले को भी सही करिएगा। ठीक है, अभिकथन में। दूसरा, अगर किसी ऑप्शन में आपको अवसर लिखा हुआ मिल जाए तो उस पॉइंट को आपको सही करना है। यदि किसी ऑप्शन में प्रतिभागी जो है प्रतिस्पर्धा कर रहा हो, प्रतिस्पर्धा कर रहा हो, तो उस ऑप्शन को सत्य करिएगा। यदि किसी ऑप्शन में अनुभव लिखा हो, अनुभव के माध्यम से कार्य किया जा रहा हो, तो उस ऑप्शन को आप सत्य करिएगा, अनुभव के ऑप्शन को। किसी ऑप्शन में यदि परिपक्वता लिखा हो तो उस ऑप्शन को आप सत्य करिएगा। किसी ऑप्शन में समस्या समाधान लिखा हो, समस्या का समाधान हो रहा हो, तो उस ऑप्शन को सत्य करिएगा। अगर किसी ऑप्शन में पारदर्शिता लिखा हो, पारदर्शिता लिखा हो, तो उस ऑप्शन को आप सत्य करिएगा। किसी ऑप्शन में कार्य के साथ साथ हस्तलिखित चीज़ों पर बात की जा रही है, कार्यों के साथ कोई कार्य हो रहा है, उसके साथ हस्तलिखित एक्टिविटी संचालित है, हस्तलिखित एक्टिविटी, लिखित एक्टिविटी संचालित है, तो उसे आप सत्य करिएगा। किसी ऑप्शन में सर्वांगीण विकास की बात कर रहा हो, सर्वांगीण विकास की बात कर रहा हो, तो उस ऑप्शन को सत्य करिएगा। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ रही है आप लोगों को, आप लोग नोट भी कर रहे हैं। चलो मैं इसको पीडीएफ करके आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये ट्रिक, अच्छा पहले भी लिखवा चुका हूँ। ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है ना। तो हाँ ठीक है, तो इन चीज़ों को, हाँ, जी ठीक है, मैं लिखवा रहा हूँ, आप समझो बात को। ठीक है, फिर इसके बाद अगर कहीं पर ऑप्शन में आप लोगों को सशक्तिकरण लिखा हुआ मिल जाए, सशक्तिकरण लिखा हुआ मिल जाए, ये ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा, ये आपका करेक्ट होगा। वहीं अगर हम बात करें किसी ऑप्शन में संसाधन लिखा हो, संसाधन की ज़रूरत पड़ रही हो, तो उस ऑप्शन को भी आप लोग सत्य करिएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एक शब्द और यहाँ पर मैं नोट कर लूँगा, जब कोई ऑप्शन आपको पढ़ने में लगे, पढ़ने में आपको क्या लगे, पढ़ने में आपको लगे सकारात्मक कथन है, सकारात्मक कथन है, तो वह ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, अगर केस वर्क पर बात हो रही है और केस वर्क में सूक्ष्म जैसी प्रक्रिया संचालित है तो सही करिएगा। ग्रुप वर्क की बात हो रही है तो बेसिकली मध्यम कार्य होगा, और कम्युनिटी वर्क की बात होगी तो वह बृहद कार्य होगा, बृहद कार्य होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रत्येक वाला जो ऑप्शन होगा, प्रत्येक जो ऑप्शन लिखा रहेगा, हमेशा कोई ऑप्शन में लिखा रहेगा तो ये हम इसको गलत कर रहिएगा, ये गलत होगा ऑप्शन में, इसको आप गलत कर दीजिएगा। जिस किसी ऑप्शन में विश्वसनीयता लिखा रहता है, वैधता लिखा होता है, वह ऑप्शन करेक्ट होता है, वह ऑप्शन करेक्ट होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। किसी ऑप्शन में स्वयं सहायता की बात हो रही हो, स्वयं सहायता की बात हो रही है, आत्मनिर्णय लेने की बात हो रही है, आत्मनिर्णय लेने की बात हो रही है, स्वयं करने की बात हो रही है,
करके या करने की बात हो रही हो, उस ऑप्शन को आप सत्य करिएगा। स्वयं सहायता के माध्यम से, आत्मनिर्णय के माध्यम से, स्वयं करके वो बल दे रहा हो, तो उस ऑप्शन को आप लोग हमेशा सत्य करिएगा। किसी ऑप्शन में वैज्ञानिक विधि यूज हो रही है, वैज्ञानिक विधि यूज हो रही है, तो उस ऑप्शन को आप करेक्ट करिएगा। किसी भी ऑप्शन में अगर आपको कौशल, ज्ञान, दक्षता, नवाचार जैसे शब्द आ रहे हैं, दक्षता, नवाचार, ठीक है, ज्ञान जैसे शब्द आ रहे हैं, तो उस ऑप्शन को आप सत्य कर दीजिएगा, ठीक है ना। व्यावसायिक कार्यों पर बात अगर हो रही है, तो व्यवसाय कार्य पर भी ऑप्शन सत्य हो जाएगा आपका, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इतनी सारी चीज़ें हैं, हालांकि जैसे जैसे मुझे याद आएगा मैं आप लोगों को बताता चलूँगा, ठीक है, बट अभी के लिए इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखें, ठीक है ना। क्लियर रहेगा, बता दीजिए। किसके किसके पहले सर? नवाचार से पहले ज्ञान, 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 ठीक है, हो गया सर। चलो अगर हो गया फिर आगे बढ़े, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन ले। चलो देखिए, अगला सवाल हमारे सामने था। हालांकि ये जो क्वेश्चंस दिए गए थे, लगभग मेरे समझ से ये 5 क्वेश्चंस आए हुए थे इसमें, जो गद्यांश पर बेस्ड थे, है ना, जो गद्यांश पर बेस्ड। ऐसे बेसिकली क्या है, अगर आपको लगे तो मैं आप लोगों से कहूँगा कुछ गद्यांश को पढ़ने का आप लोग प्रयास करेंगे, और प्रयास करके अगर आप उसका जवाब देंगे तो सबसे अच्छी बात रहेगी आप सबके लिए, ठीक है ना। चलिए, एक सवाल हमारे सामने है, 104 नंबर का सवाल, ठीक है। 104 नंबर का मतलब है, लगभग अगर हम बात करें इसमें, तो 54 नंबर का सवाल होगा ये, है ना। व्यक्ति कार्य संबंध का उद्देश्य सेवार्थी को किस कार्य के लिए बेहतर बनाने में सहायता करता है। देखिए, अब यहाँ से सवाल आपका शुरू, अच्छा ये गद्यांश का ही सवाल है भाई। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस सवाल में गद्यांश में भी, तो आप इजीली चाहो तो आप इसको लगा भी सकते हो। देखो नहीं, यहाँ तो बेहतर बनाने की बात, सामंजस्य बेहतर बनाता है, बेहतर तो सामंजस्य बनाएगा ना, बेहतर क्या बनाएगा, सामंजस्य ही बनाता है। बिल्कुल। अब यहाँ से देखिए, आपका जो है ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब देखिए, प्रश्न हमारे सामने है कि लोकप्रिय सामाजिक एक्शन को आपके उपकरण, मतलब एक प्रकार से अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो है सामाजिक क्रिया का कॉन्सेप्ट है। और सामाजिक क्रिया का कॉन्सेप्ट में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो बेसिकली ये आप कह लीजिए एक प्रकार से कि सामाजिक क्रिया का मॉडल, सामाजिक क्रिया का मॉडल, तो सामाजिक क्रिया का मॉडल बेसिकली दिया था किस विद्वान ने, नाम पता है किसी को? बिट्रो, किसी ने बताया है, बिट्रो, बिल्कुल पता है। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये जो सामाजिक क्रिया का कॉन्सेप्ट है वो बिट्रो ने दिया था। किसने दिया था? बिट्रो ने दिया था। अब बिट्रो महोदय के बारे में जब हम बात करते हैं सन 1984 में, तो बिट्रो ने सामाजिक क्रिया के सिद्धांतों को 2 भागों में बांटा। उसके मॉडल्स को कितने भागों में डिवाइड किया बताइए? 2 भाग, दोनों भागों के नाम पता है क्या आपको? कोई भी बच्चा मुझे जरा बताए उसके मॉडल्स के। हाँ एक, हाँ एक को बोला उन्होंने अभिजातवाद, अभिजात, और एक को उन्होंने बोला लोकप्रिय। हाँ बिल्कुल। तो ये ध्यान रखने वाली बात है हमारे सामने। सामाजिक क्रिया के अंतर्गत जो है इसे मॉडल्स के रूप में जाने जाते हैं, इनको हम लोग मॉडल्स के नाम से जानते हैं। तो सवाल हमारे सामने ये पूछा कि भाई बताइए जरा, सामाजिक क्रिया के मॉडल्स के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन सी चीज़ें नहीं हैं। सवाल तो यही था मॉडल्स में। तो लोकप्रिय वाले में बेसिकली जो अभिजात वाला है, इसमें 3 थे। इसमें 3 कौन कौन से थे? एक को कहा गया विधायी सामाजिक क्रिया का मॉडल, एक जो बोला गया इसमें, उसमें बताया गया
आर्थिक आर्थिक स्वीकृति, क्या बोला गया, आर्थिक स्वीकृति। और एक जो था इसमें उसको बोला गया प्रत्यक्ष भौतिकवादी, क्या बोला गया, प्रत्यक्ष भौतिक। ये थी अभिजात में। लेकिन सवाल हमारे सामने अभिजात से पूछा नहीं, इसने सवाल जो पूछा वो लोकप्रिय से पूछा। अभिजात पहला था, दूसरा लोकप्रिय था, तो लोकप्रिय से पूछा। तो लोकप्रिय में तीन आते हैं, लोकप्रिय में तीन आते हैं। अब लोकप्रिय में सबसे पहला जो था वो आता है चैतन्यकरण, चैतन्यकरण। जो दूसरा था उसमें आता है द्वंद्वात्मक, दूसरे में क्या आता है, द्वंद्वात्मक। और जो तीसरा था उसमें आता है आपका लोकप्रिय सामाजिक क्रिया का प्रत्यक्ष संचालन, प्रत्यक्ष संचालन। अब देखिए सवाल में, है ना, अब आप लोगों को सवाल में ढूंढना है। तो जरा मुझे बताएंगे कि इस सवाल में जवाब जो जाएगा प्रत्यक्ष लामबंदी, द्वंद्वात्मक, द्वंद्वात्मक देखो यहाँ पर भी है, द्वंद्वात्मक यहाँ पर भी है। विधायी होने की वजह से मैं इसको काट सकता हूँ, कारण ये था विधायी अभिजात में था। आर्थिक और भौतिक एक्शन की बात करेंगे तो अभिजात में कर सकता हूँ, क्योंकि प्रत्यक्ष भौतिक अभिजात में था, इसलिए मैं इसको भी काट दूंगा। बचा आपके पास दो, प्रत्यक्ष लामबंदी, क्योंकि मैंने लामबंदी नहीं लिखवाया है, द्वंद्वात्मक और अंतर विवेकशीलता। मैंने प्रत्यक्ष लामबंदी लिखवाया है, द्वंद्वात्मक लिखवाया, लेकिन बहुलवादी नहीं लिखवाया है, बहुलवादी संघर्ष कार्ल मार्क्स का, इसलिए ये भी हट गया। अब बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। अंतर विवेकशीलता को क्या बोला है, चैतन्यकरण, इसको क्या चैतन्यकरण बोला जाता है। और प्रत्यक्ष लामबंदी को प्रत्यक्ष संचालन कहा जाता है, मैंने संचालन तो लिखवाया ही था। द्वंद्वात्मक तो ऑलरेडी लिखवाया है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं पहला वाला करेक्ट है। सन 1984 में ये जो है मॉडल आया था बिट्रो का। हालांकि बाद में अगर हम बात करते हैं तो इसमें सामाजिक क्रिया के जो मॉडल दो भागों में डिवाइड हुए, सॉरी चार भागों में डिवाइड किए गए। एक कहा कि संस्थागत होगा राज्य के आधार पे, दूसरा संस्थागत होगा समाज के आधार पे, तीसरा बाता कि समाज के आधार पे होगा तो संस्थागत पे होगा, जनवादी का मतलब एक आंदोलनकारी पर होगा। तो ये बेसिकली एक सामान्यता के रूप में रखा गया। फिर उसके बाद महात्मा गांधी जी का आया सामाजिक क्रिया का मॉडल, और यही कारण था महात्मा गांधी जी की किताब आई सोशल एक्शन एंड सोशल, सोशल एक्शन एंड सोशल क्या था, वर्कर, वर्क, सोशल एक्शन और सोशल वर्क, महात्मा गांधी जी की किताब आई। इस किताब में महात्मा गांधी जी ने कहा कि भाई एक उग्रवादी अहिंसक परंपरा का सिद्धांत होता है, एक विनम्र अहिंसक परंपरा का सिद्धांत होता है, एक रचनात्मक कार्य की नागरिकता का मॉडल होता है, एक सामाजिक क्रिया का लोक शक्ति का मॉडल होता है। चार टाइप के इस मॉडल पर भी महात्मा गांधी जी ने जिक्र किया सामाजिक क्रिया में, ठीक है, सोशल एक्शन में, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना होगा। सोशल एक्शन एंड सोशल वर्क एजुकेशन करके एक किताब आई, क्या किताब का नाम क्या था, बोलिए, सोशल एक्शन एंड सोशल वर्क, वर्क, वर्क एजुकेशन, क्या कर, एजुकेशन, एजुकेशन। ये किताब आई बिट्रो का सन 1984 में। एजुकेशन लिखने की वजह से ये बिट्रो का नाम आ जाता है, बिट्रो का नाम आ जाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। हालांकि एक किताब और रही, उस किताब में अगर हम बात करें सम प्रिंसिपल, क्या था किताब का नाम, सम प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एक्शन। ये किताब जो आई वो आई थी, वो किताब किसकी थी, बिट्रो की, किसकी थी, बिट्रो की थी, सन 1984 में। ये भी किताब बिट्रो की ही, बिट्रो की ही ये भी किताब थी। लेकिन सोशल वर्क एंड सोशल एक्शन एक किताब और आई, सोशल वर्क एंड सोशल एक्शन, और ये जो किताब थी HY सिद्दीकी की थी, HY सिद्दीकी की थी। बोलते रहिए साथ साथ में आप लोग, किसकी किताब थी ये, HY सिद्दीकी की थी, 1984 में थी, 1984 में ये 1984 किताब है। एक किताब और इम्पोर्टेंट, नहीं देखिए यहाँ पे उल्टा की नहीं बात, आगे पीछे हो जाएगा बाद में, वो भी कर सकता है ऐसे, है ना। मैंने ये नहीं कि क्रम बताया गांधी जी का, ऐसा भी हो सकता है गांधी जी की किताब का नाम, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है।
सोशल वर्क एंड सोशल एक्शन। बेसिकली क्या है, आपके ऑप्शन में नहीं मिलेंगे सिद्दीकी जी, आपके ऑप्शन में नहीं रहेंगे सिद्दीकी जी, बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक किताब और बताऊंगा और वो भी इंपॉर्टेंट रहेगी। बेसिकली आपने नाम सुना होगा इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क। इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क की किताब, इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क मत करिएगा, सोशल वेलफेयर करिए। सोशल वर्क की किताब जो है ना, ये चौधरी डी पॉल की है। सोशल वर्क की किताब अगर हम बात करें तो चौधरी डी पॉल की है, डी पॉल की है, चौधरी डी पॉल की है ये किताब। लेकिन अगर इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर आ जाए, वेलफेयर आ जाए, तो ये किताब किसका है, वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर की है। किसकी है, फ्रीडलैंडर की है। देखो डिपॉल महोदय ने सन 1992 में लिखा था किताब। वाल्टर एंड्रास फ्रीडलैंडर की बात करें तो ये इन्होंने 1977 में लिखा था ये किताब। ठीक है, तो ये आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट किताबें थी, है ना, इसको भी आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हो। हाँ, चौधरी डिपॉल की किताब है इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क। अरे भाई, इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क, सोशल वेलफेयर वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर की है। चलिए आगे बढ़ें अब देखिए अगला सवाल। ये सवाल आपका क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर आपका पहला चला गया सही। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अच्छा, इतना सारा मैं इस पे लिख देता हूँ, जब लगो आप लोग जब पीडीएफ ओपन करते हो तो साफ दिखता है ना, कि आप बताओ तो मैं उसको काट दूंगा, हटा दूंगा, इरेज कर दूंगा, है ना। मैं इसलिए नहीं हटा कि कुछ, क्योंकि कुछ, हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, इसलिए अब जब जब देखते हो तो वो चीज़ें आपको रिकॉल हो जाती, इसलिए मैं उसको वहाँ पे नहीं हटाता हूँ। अगला सवाल देखिए, सामाजिक नीति विश्लेषण का तत्व नहीं है। अभी इसकी इंग्लिश दिखाऊंगा। नीति विनिर्देशन, नीति व्यवहारता, नीति के गुण, नीति की वकालत। प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नीति विश्लेषण का तत्व नहीं है, एलिमेंट नहीं है। ओके, चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन 4 आएगा। ओके, हाँ दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। क्या होगा बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कराए कि इज नॉट एलिमेंट, नॉट एलिमेंट सोशल पॉलिसी एनालिसिस। सोशल, देखो अगर हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशन क्या है, स्पेसिफिकेशन किसी चीज़ को, विनिर्माण की प्रक्रिया होती है ये, और ये आपका संचालित है। पॉलिसी अगर हम बात करते हैं फीसिबिलिटी की, तो ये पॉलिसी मेरिट की बात करते हैं, ये भी होती है। पॉलिसी की बात करते हैं तो ये आपका नहीं होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो इज नॉट सोशल पॉलिसी एनालिसिस है, वकालत नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी आपका यहाँ पे सही रहेगा। आपका डी ऑप्शन, 4 ऑप्शन सही माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। देखिए पॉलिसी ये सर बेसिकली क्या है, व्यवहारता, पॉलिसी व्यवहारता को दर्शाया गया है। पॉलिसी व्यवहारता का तात्पर्य है कि हम जब किसी क्रिया को करते हैं, किसी पार्ट को संचालित करते हैं, जहां हम तकनीकी का यूज़ करते हैं, कार्यों को करने के लिए हमें तकनीकी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है ना। उन तकनीक को हम यूज़ करने वाली प्रक्रिया को व्यवहारता के रूप में रखते हैं। व्यवहार शब्द जब भी यूज़ होगा, ट्रिक बना लीजिए, व्यवहार शब्द जब भी यूज़ होगा तो वहाँ तकनीक ज़रूर होगा, चाहे वो आपके मेडिकल सोशल वर्क में हो, चाहे वो किसी भी पार्ट में हो, वो तकनीक, बिना तकनीक के माध्यम से हम व्यवहार में संशोधन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन आपका 4, यानी डी, नीति की वकालत। अगला सवाल, शिक्षा के अधिकार को भारत के संविधान के डैश के तहत मूलभूत अधिकार बनाया गया था। चलिए अच्छी बात है।
ओके 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 ओके। यहाँ आप लोगों का जो जवाब आ रहा है वह ऑप्शन आपका 21 का ए जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड जा रहा है। शिक्षा के अधिकार को भारत के संविधान के तहत मूलभूत अधिकार बनाया गया था। वह ऑप्शन आपका जो रिलेट होता है अनुच्छेद 21 का ए, सही जवाब। मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 साल की आयु के बच्चों को, है ना, आयु समूह के या आयु समूह में सभी बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है, निशुल्क यानी मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रावधान है, वो आपका थर्ड रिलेट कराता है और ये ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। हाँ, अरे भाई सब बताएंगे, सारा बताएंगे, पहले पेशेंस रखिए, एक बच्चे की बात तो सुनिए दीजिए, क्या कर रहा है अगला। हाँ बताइए क्या कर रहे हैं आप। हम्म। नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि पहले 3 बच्चों की, ये तो कहा गया है कि 6 से 14 साल का कोई भी बच्चा हो उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है ना। हाँ ये कोई नहीं है कि भाई अब आपके घर में 3 बच्चे 4 बच्चे हैं तो एक दो अगर मान लो 3 से 6 साल से नीचे के हैं तो एक को मिलेगा एक को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, दोनों को मिलेगा, है ना, दोनों बच्चों को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अनुच्छेद 21 की बात करते हैं। देखिए अनुच्छेद 21 क्या कहता है, अनुच्छेद 21 कहता है किसी व्यक्ति की उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात। तो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, है ना, वंचित नहीं किया जाएगा। इस प्रक्रिया में बेसिकली जैसे मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया को आप सुचारू रूप से संचालित नहीं करेंगे। तो बेसिकली अनुच्छेद 21 जो होता है वो इसी को रिप्रेजेंट कर, देश के किसी भी इंसान को उसके जीवन और उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकते आप, है कि नहीं, बात सही है कि नहीं बताइए। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो ऑब्लिक करके ये बात कि किसी भी इंसान को, किसी भी इंसान का मतलब कोई भी मनुष्य, है ना, इंसान को आप उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं रह सकते, स्वतंत्रता से वंचित नहीं रख सकते हैं, ठीक है, ये आपका वहाँ पे ऑप्शन फिर करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 15 के बारे में। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत कई पार्ट हैं और बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है 15, है ना। तो देखिए जैसे अगर मैं आर्टिकल 15 की बात करता हूँ तो आर्टिकल 15 तो हमें मालूम है कि भेदभाव को निषेध किया गया है। 15 आप लोग जानते हो ना, मैं इधर लिख दूंगा भेदभाव खाली केवल केवल। अच्छा भेदभाव में भी उस प्रक्रिया को संचालित करने का मतलब ये भैया कि किसी के धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान या उसके आधार पर कोई विभेद नहीं होना चाहिए, ये बात आपको पता होना चाहिए। और यही प्रक्रिया जब बात करने लगता है ना किसी केवल जैसे किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान या उसके आधार पर कोई विभेद ना हो तो वो 15 का एक हो जाता है। बात को समझते चलिए। जब हम बात करते हैं कि कोई नागरिक केवल, देखिए मैंने कहा कोई नागरिक केवल धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान उसके आधार पर किसी के आधार पर प्रवेश नहीं कर सकता, प्रवेश निषेध नहीं कर सकता, उस प्रक्रिया में 15 का 2 हो जाएगा। तो कीवर्ड याद रखिए 15 का 2 में प्रवेश है। अब पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन जैसे मूल वंश जाति धर्म ये पूरा डिटेल समझो इसको, है ना, इसको डिटेल समझो, धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान आधार पे विभेद नहीं करेंगे, ये डिटेल डिटेल यहाँ पे डिटेल समझो, कीवर्ड ध्यान रखो केवल। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है 15 का 3, परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ है। देखो यहाँ बेसिकली कहा गया मुसाफिरों और बच्चों के लिए कोई विशेष उपबंध के लिए प्रतिक्रियाएं जो है निवारित नहीं होंगी, है ना, 15 का 3। इसका मतलब समझ रहे हो आप क्या है ये 15 का 3।
यहाँ कुछ प्रावधान की बात कर रहा है। 15 का 3 की अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद का, तो ये आपसे बताता है एक प्रकार से कि किसी बात से राज्य की स्त्रियों और बालिकाओं के लिए कोई विशेष उपबंध बनाने में बाधा नहीं होगी। अब यहाँ पे बात कीवर्ड बताना है मैंने, बच्चों प्लस में स्त्रियाँ। अब इनके कोई चीज़ बना रहे हो, स्त्रियाँ यहाँ पे लिखिएगा, है ना, स्त्री, जी सर, बच्चे, बच्चे प्लस स्त्रियाँ, इनके लिए अगर मान लीजिए कोई विशेष उपबंध बना रहे हो तो उसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। राज्य को सामाजिक और शिक्षात्मक दृष्टिकोण से जो पिछड़े हुए हैं नागरिक, उन वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या आदिम जातियों के लिए कोई विशेष उपबंध बनाने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। ये बात 15 का 3 बताता है। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। फिर हमारे सामने एक आर्टिकल्स आता है 15 का 4, 15 के 4 और 16 के 4, 15 का 4 और 16 का 4 दोनों को बड़ा ध्यान समझिएगा। कहता है इसमें कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है भाई। और यही प्रतिक्रियाएं जो 15 का 4 और 16 का 4 है, ये मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं। ये अनुच्छेद समानता के अधिकार के दायरे में आते हैं, है ना, समानता के दायरे में आते हैं। तो इसके अंतर्गत जो प्रक्रियाएं हैं, जैसे नागरिकों के किसी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष उपबंध की बात करता है। और जो 16 का 4 हो जाता है, वो कहता है नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्ति और पदों के आरक्षण को लेकर। तो पिछड़ा वर्ग हो जाएगा और यहाँ पे नियुक्ति और पद हो जाएगा। यहाँ पे 4 में क्या हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा और सामाजिक पाठ हो जाएगा। 15 में शिक्षा प्लस सामाजिक क्षेत्र होगा, इनमें इनको आगे होना होगा। ये प्रक्रिया इसमें संचालित होती है। पिछड़े वर्गों के लिए उसकी नियुक्ति और उसके पदों की बात की गई है ना, पिछड़े वर्गों के लिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से बताइए कौन सी गैसेस ग्रीन हाउस गैस है। बहुत अच्छा सवाल भाई। ग्रीन हाउस गैस बताइए, ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं। ओके, अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन, जहाँ पे भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसमें ज़्यादातर जो ज़्यादातर उत्सर्जन करने वाली गैसें होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें? एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ओके, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर देखिए मीथेन है, मीथेन होगा, फिर CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, वाष्प होगा, फिर आपका क्या होगा, ओजोन होगा, है ना। मैंने हालांकि इसके बारे में पढ़ाया भी है, मुझे याद है कि मैं आप लोगों को बताया हूँ उसके बारे में। तो देखो ए तो आपका कट गया, आपका बी कट गया, आपका सी मेथाइल आइसोसाइड कट गया, ये भी। तो ऑप्शन तो थर्ड जाएगा ना यहाँ पे। 4 भी कट गया, सेकंड भी कट गया, 1 भी कट गया, ऑप्शन थर्ड सही होगा। सहमत हैं इस बात से? अच्छा, थर्ड ही बताया, मुझे लगा कि आप लोग कुछ और बताया। चलो बहुत बढ़िया है। चलिए एक और सवाल, लास्ट क्वेश्चन करेंगे भाई, है ना। इसमें कल आपकी 1 बजे वाली क्लास में ये क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये पेपर समाप्त हो जाएगा 2019 का। मतलब अब आपका एक दिन में पेपर समाप्त हो सकता है, क्योंकि अगर व्याख्या के साथ हम लोग इतना बढ़िया से पढ़ भी रहे हैं पूरे एक एक बातों को लग के, तो वो आप समझिए ठीक है। अगर एक दिन में अगर आप 100 क्वेश्चंस कर रहे हैं, 100 × 4 कर दो, है ना, तब भी 400 क्वेश्चन कर रहे हो आप, है कि नहीं, एक दिन में।
चलिए, आधुनिक भारत में पंचायतों की विशिष्टता को बताइए जरा। आधुनिक भारत में आज पंचायत की विशिष्टता क्या हो सकती है उसकी, बताइए। आसान सा सवाल है, आना चाहिए आप लोगों को भाई। जमीनी स्तर पर जनता को हिस्सेदारी, ओके ठीक है। आत्मनिर्भरता, ठीक है। महिला सशक्तिकरण, ठीक है। वित्तीय शक्तियों को, बिल्कुल। ए बी सी डी आप देखेंगे तो ऑप्शन, हाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका थर्ड। तो भारत में पंचायतों की विशिष्टता भाई कि जीवन जमीनी स्तर पर जनता को हिस्सेदारी हो, आत्मनिर्भरता हो, महिला सशक्तिकरण हो, वित्तीय शक्तियों को प्रदान भी किया जाए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। चलिए बस करिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल हम लोग देखते हैं इसके बारे में, ठीक।